हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कैरिज रिपेयर वर्कशॉप्स मैनचेस्टर के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए थे, जो कि कैरिज रिपेयर वर्कशॉप मैनचेस्टर के अंतर्गत या टेक्नीशियन 3 के पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट हुआ था। बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 31 मार्च 2023 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें कैंडिडेट को टोटल 110 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से कैंडिडेट को मैक्सिमम 100 प्रश्न को ही अटेम्प्ट करना था। जिसके लिए अगर बात करें तो जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 मार्क्स रखे गए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे अलॉट किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। पहले सेक्शन की अगर बात करें तो पहले सेक्शन के अंतर्गत जो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, मीन्स आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो आर्य समाज की अगर बात करें तो यह दयानंद सरस्वती के द्वारा इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1875 के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, जिसके द्वारा आर्य समाज को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स एक्कम्पनीड विथ गांधी जी ड्यूरिंग दांडी मार्च। निम्नलिखित में से कौन सा जो लीडर्स है वो एक्कम्पनीड किया गए थे गांधी जी के साथ दांडी मार्च के दौरान। तो यहाँ पर अगर बात करें तो दांडी मार्च जिसकी अगर बात करें तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गांव तो इसकी मार्च करवाई गई थी, जिसमें गांधी जी की अगर बात करें कंपनी की तो इसमें सरोजिनी नायडू ने इसका कंपनी किए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो पूछे गए द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन, मीन्स प्लासी की लड़ाई कब लड़ा गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें प्लासी की लड़ाई की तो यह 23 जून 1757 ईस्वी में यह बैटल ऑफ प्लासी को लड़ा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो पूछे गए हैं इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट, मीन्स जो भारत का सबसे अधिक वार्षिक जो रेनफॉल है वो कहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। तो वहाँ पर अगर बात करें तो मानसीराम जो कि मेघालय के अंतर्गत है, वहाँ पर लगभग एनुअल जो एवरेज रेनफॉल होता है वह 10,000 मिलीमीटर के अप्रॉक्स रिपोर्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानसीराम मेघालय के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज फेमस इन बीच ऑफ द फील्ड्स, मीन्स अमर्त्य सेन जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है वह किस फील्ड में प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। तो इसमें अगर बात करें तो अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के अंतर्गत फेमस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। साथ ही साथ 99 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। तो इसको भी आप याद रखें। और यह इकोनॉमिक के क्षेत्र में ही दिया गया था इनको अपने योगदान देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो राज्यसभा की अगर बात करें तो इनकी जो मैक्सिमम सीट की लिमिटेशन जो है वो करेंटली 250 है, लेकिन बात करें तो अभी जो करेंटली इसके अंतर्गत जो मेंबर्स अभी है वह ओनली 245 अवेलेबल है, जिसमें से
233 जो कि इलेक्टेड किए गए हैं लेजिस्लेचर्स के द्वारा, जबकि जो 12 मेंबर्स है वो अपॉइंटेड किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रीब्यूट करने के लिए आर्ट्स, लिटरेचर या साइंस और सोशल सर्विसेज के लिए जो कंट्रीब्यूशंस होते हैं उसमें देने की भागीदारी देने के लिए 12 मेंबर्स को अपॉइंटमेंट दिए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बाकी जो 233 जो मेंबर्स है वो इलेक्टेड किए गए हैं और टोटल मिलकर यह 245 होता है, जो करेंटली अभी राज्यसभा के अंतर्गत मेंबर्स है। लेकिन जो अगर मैक्सिमम लिमिट अगर पूछा जाता है अगर एग्जाम्स के अंतर्गत तो आप 250 अगर दे इसका उत्तर, लेकिन करेंटली अगर पूछा जाए वर्तमान में मेंबर्स ऑफ राज्यसभा तो 245 इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन के अनुसार चले यहाँ पर तो पूछे गए टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, तो यहाँ पर करंटली के हिसाब से अगर देखें तो आप ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स पूछा गया है तो इस प्रकार इसका उत्तर 250 होना चाहिए, लेकिन कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो आप ऑप्शन डी की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्यसभा के अंतर्गत जो मेंबर्स होते हैं वो उसको 1/3 रिटायरमेंट दिए जाते हैं आफ्टर 2 ईयर्स के ड्यूरेशंस पर। साथ ही साथ इसके जो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। और जो अगर बात करें मेंबर्स की राज्यसभा के अंतर्गत तो उसके जो टेनर होते हैं यानी कार्यकाल वो 6 वर्ष के होते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रिसेंटली विच कंट्री इशूड अ नोटिस टू पाकिस्तान सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, यानी जो हाल ही में कौन से देश के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है पाकिस्तान को मॉडिफिकेशन के लिए, जो कि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी यानी जो इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा यह मॉडिफिकेशन के लिए पाकिस्तान को नोटिस दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इंडिया इज करेंटली होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ग्रुप्स, मिस इंडिया ने अभी करेंटली में कौन से इंटरनेशनल ग्रुप्स के प्रेसिडेंट या राष्ट्रीयता के तौर पर मेज़बानी की है अपने देश के अंतर्गत। तो अभी हाल ही में भारत ने G20 का समिट भारत के द्वारा ही मेज़बानी की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा G20। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ इसरो, यानी इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स टू बी यूज टू पुट ऑफ फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी निम्नलिखित में से जो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाली यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बुझाने के लिए। आग की जो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के द्वारा जो आग लगते हैं उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। चूँकि अगर मेनली अगर बात करें तो फायर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी के टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। क्लास ए की बात करें तो नॉर्मली जो वुड, क्लॉथ्स, रबर्स, प्लास्टिक वगैरह जो आते हैं जिसमें फायर लगते हैं उसको हम क्लास ए के अंतर्गत आइडेंटिफाई करते हैं। क्लास बी की अगर बात करें तो क्लास बी के अंतर्गत ऑयल्स, एल्कोहल्स, गैसेज, ग्रीस वगैरह जो होते हैं उसको क्लास बी के अंतर्गत आइडेंटिफाई किया जाता है। जबकि क्लास सी के अंतर्गत अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कि जिसके अंतर्गत जो आग लगते हैं वो क्लास सी के अंतर्गत आते हैं। क्लास डी की अगर बात करें तो जो अगर बात करें मेटल में जो फायर लगते हैं यानी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ETC वगैरह उसके अंतर्गत जो अगर बात करें तो वो क्लास डी के अंतर्गत आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात की गई है तो वह क्लास सी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जिसको बुझाने के लिए हमें पार्ट सी टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग येलो ऑफ ताजमहल, यानी ताजमहल
को येलो टर्निंग करने में कौन से निम्नलिखित केमिकल्स जिम्मेवार है यानी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो ताजमहल को येलो कलर में ट्रांसमिट कर रहे हैं वो केमिकल मेनली अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें इसकी केमिकल फार्मूले की तो केमिकल फार्मूला इसका हो जाएगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज इसके सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज। मिस कंप्यूटर के अंतर्गत जो फॉल्ट होता है प्रोग्राम के अंतर्गत जो कि उसको रोकता है अच्छे तरीके से काम करने से रोकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको बग के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर मोस्ट हैजार्डस मेटल पोल्यूटेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यानी यहाँ पर अगर बात करें ऑटोमोबाइल के अंतर्गत सबसे हानिकारक जो मेटल होते हैं पोल्यूट्स के रूप में वो एग्जॉस्ट करते हैं वो कौन सा होता है। तो वो हमारा लेड होता है यानी शीशा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी केमिकल फार्मूले की अगर बात करें तो यह PB से डिनोट किया जाता है और यह कॉज होता है हार्ट डिजीज के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है यह मेटल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा लेड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो विच इंडियन स्टेट इज कनेक्टेड टू श्रीलंका बाय द पाल्क स्ट्रेट, यानी पाल्क स्टेट्स के द्वारा भारत के कौन सा राज्य श्रीलंका से कनेक्ट होता है। तो बात करें सबसे दक्षिण में हमारा मेनली तमिलनाडु स्टेट्स ही आता है जो कि श्रीलंका के नियर बाई में है, जो हमारा पाल्क स्टेट्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा बात करें उत्तर की तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। इसमें पहले प्रश्न पूछे गए यहाँ पर द सम ऑफ द एज ऑफ 3 पीपल्स ABC इज 90 ईयर्स, व्हाट वुड बी द टोटल ऑफ दियर एज 4 ईयर बैक। यहाँ पर बोला गया है कि 3 पीपल्स दिए गए हैं आदमी जो कि ABC है, तीनों का उम्र 90 साल है और यहाँ पर टोटल एज 4 साल पहले इसके क्या होंगे। तो चारों के केस में अगर 4 साल पहले पूछा गया है यहाँ पर तीनों पीपल्स के केस में तो 3 हमारा 4 + 4 यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 90 से सीधे सीधे। तो यहाँ पर हमारा 78 आ जाएगा जो कि हमारा 4 ईयर्स पहले तीनों ABC के एज होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें 78 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8 इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज। यहाँ पर अगर बात करें तो बोला गया है कि यहाँ पर 2 ट्रेन है जिसके स्पीड का रेशियो 7:8 दिया गया है। यहाँ पर बोला गया कि जब सेकेंड ट्रेन 400 किलोमीटर 4 घंटे में चलता है तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रेन की स्पीड पूछी गई है। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्योंकि जानते हैं हम कि स्पीड बराबर हमारा डिस्टेंस बाई टाइम होता है। यहाँ से हम सेकेंड पार्ट की स्पीड यहाँ से निकाल लेंगे तो 400 किलोमीटर सेकेंड जो ट्रेन है हमारा वो 400 किलोमीटर 4 घंटे में चलते हैं। तो यहाँ से 1 घंटे की जो स्पीड होगी वो 100 kmph निकल कर आएगा जो कि सेकेंड ट्रेन का होगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है कि जो रेशियो है 7:8 का जो कि स्पीड S1 और स्पीड S2 का है। यहाँ पर S2 का स्पीड जो दिया गया है वो दिया गया है 100 और S1 का हमारा निकालना है। तो यहाँ पर बात करें तो 8 इक्वल है हमारा 100 का, तो 7 कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पर बात करें तो 8 से जब अगर 100 को आप डिवाइड करेंगे तो
12.5 आ जाएगा। और जब इसको 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 87.5 kmph, जो कि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड होंगे पर किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में 87.5 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 2500 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनुअल। यानी यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मूलधन जो है अगर 2500 दिया गया है 2 वर्ष के लिए और 4% ब्याज के दर पर यहाँ पर बोला गया है। तो इस केस में अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, मूलधन होता है यानी 2500 1 प्लस यहाँ पर हमारा ऊपर में हमारा रेट होता है, रेट हमारा 4% दिया गया है। 100 यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट फार्मूले में होते हैं, 2 ईयर्स के लिए होते हैं, 2 ईयर्स यहाँ पर पुट कर देंगे और माइनस हमारा वही 2500 रुपये हमारा मूलधन होता है, जहाँ से हमारा घटाने से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आता है। यहाँ से आप 4 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट करके यहाँ से इक्वल करेंगे तो 26/25 इंटू 26/25 माइनस 2500 और इंटू यहाँ पर 2500 है। यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर 25 से, यहाँ से आपका 4 से 4 हो जाएगा, कट जाएगा 100। फिर यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 4 इंटू 26 इंटू 26 माइनस 2500। तो यहाँ पर आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2704 आएगा, माइनस 2500 पहले से हमारा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर जब घटाएंगे आप तो 204 रुपये निकल कर आएगा, जो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 ईयर्स पर 4% N1 रेट के आधार पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 40% ऑफ 280, यानी 280 का 40% कितना होगा। 280 का अगर बात करें तो 40% यानी 40/100 कर देंगे। तो यहाँ से 1 से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 28 इंटू 4 तो आपका 112 उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर RS 2500 इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यानी यहाँ पर बोला गया कि कोई दुकानदार है जो कोई भी वस्तु को 2500 रुपये पर बेचता है। यदि आर्टिकल इन वस्तु की कॉस्ट प्राइस जो है यानी क्रय मूल्य 2000 रुपये है तो प्रॉफिट यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज के लिए होता है हमारा फार्मूला प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पर जब आप हमारा सेल प्राइस जो है वो 2500 रुपये, कॉस्ट प्राइस हमारा 2000 रुपये, यहाँ से आप प्रॉफिट निकालेंगे तो 500 रुपये, कॉस्ट प्राइस हमारा 2000 रुपया दिया गया है, यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ से 4 से कट जाएगा और 4 से 25 कट जाएगा। यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट निकल कर आएगा और 25% होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विकास एंड मोहन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। इफ विकास एलोन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days, हाउ मेनी डेज मोहन कैन एलोन कंप्लीट द सेम वर्क। यहाँ पर बोला गया कि विकास और मोहन साथ साथ काम करके 6 दिन में समाप्त करते हैं। विकास अकेला जब काम करता है तो अकेले 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो यहाँ पर मोहन अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो यहाँ पर इस केस में अगर बात करें तो विकास प्लस मोहन जो है वो किसी काम को 6 दिन में करता है, वही काम को विकास अकेला 10 days में करता है। यहाँ पर अगर टोटल काम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6 और 10 का। अगर एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम जो निकल कर आएगा यहाँ पर
वह 30 निकल कर आएगा, जो कि दोनों के लिए टोटल वर्क होगा, यानी 30 वर्क करना है। तो यहाँ पर हम बात करिए अगर 6 की स्पीड से अगर 30 काम करे तो 5 इसका एफिशिएंसी निकल कर आएगा। और विकास अगर वही 10 दिन में अगर करता है तो 3 की स्पीड से किया होगा। तो यहाँ पर बात करिए तो यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड था और यहाँ पर इसका एफिशिएंसी निकल कर आया, यानी विकास और मोहन दोनों का एफिशिएंसी 5 है और विकास का केवल एफिशिएंसी 3 है। तो यहाँ से हम मोहन का एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो 2 निकल कर आएगा। यहाँ पर 2 की एफिशिएंसी से अगर मोहन काम करता है 30 काम के लिए तो उसके लिए यह 15 डेज का टाइम पीरियड लेगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 15 डेज इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 1095 और 1168, यानी 1168 और 1095 की हाई कोफिशिएंट फैक्टर पूछा गया, यानी महत्तम समावर्तक पूछे गए हैं। यहाँ पर 1095 यहाँ पर ले लेंगे और 1168। यहाँ पे एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो 1095 के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 73 × 3 × 5 आ जाएगा, जबकि 1168 के लिए यह 73 × 2 × 2 × 2 आ जाएगा। इसमें जो कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है आपका वो 73 है, जो कि दोनों के लिए हाई कोफिशिएंट फैक्टर के तौर पर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 73 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ए ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर्स इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h in what time it will pass a man who is running at 6 km/h in the direction opposite to that in which the train is going। यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 110 मीटर है वह 60 km/h की स्पीड से चल रहा है, वो कौन सा कितना टाइम लेगा उस आदमी को पार करने में जो कि दौड़ रहा है 6 km/h से, जिसमें ट्रेन दौड़ रहा है उसके जस्ट अपोजिट में दौड़ रहा है वो। तो यहाँ पर बात करें जब सेम डायरेक्शन में चलता है तो हम माइनस करते हैं, अपोजिट के दौरान हम उस दोनों स्पीड को हम प्लस करते हैं, इसको आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर बात करें हम तो 110 मीटर में दिया गया डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर बात करें टाइम बराबर हमारा होता है डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हम यूज करके यहाँ पर हम डिस्टेंस 110 ले लिए, 60 किलोमीटर पहले से ट्रेन का स्पीड दिया गया है और 6 km/h हमारा एक आदमी का स्पीड दिया गया जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट में हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 60 + 6 को ऐड करेंगे, यहाँ पर दोनों हमारा किलोमीटर में दिया गया है, चूँकि हमारा एक यूनिट जो है मीटर में दिया गया है तो दोनों को हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 + 6 को हमारा किलोमीटर को यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 110/66 × 5 × 18 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 5 से जब भाग करेंगे 110 में तो हमारा 22 आ जाएगा, 22 से यहाँ पर 22 × 3 = 66 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से जब 18 को कट करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, यानी टोटल 6 सेकेंड का टाइम ये लेगा ट्रेन, जो कि मैन को यानी आदमी को पार करने में, जो कि 6 किलोमीटर की आवर से वह अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी 6 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, द एरिया ऑफ द हॉल इज 750 स्क्वायर मीटर्स, द लेंथ ऑफ द हॉल इज। यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी आयताकार हॉल है जिसकी लंबाई 5 मीटर ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से, उसकी क्षेत्रफल दिया गया है 750 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर लेंथ पूछा गया है हॉल की। तो कोई भी रेक्टेंगुलर फार्मूले के लिए अगर बात करें तो एरिया के रिस्पेक्ट में एल इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो उसकी लंबाई दी गई है वो 5 मीटर ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से,
तो हम चौड़ाई को हम x कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर। तो x और यहाँ पर लंबाई से 5 मीटर ज़्यादा है, अगर मल्टीप्लाई करें तो वह 750 आना चाहिए। यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा 5x और यह 750 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर हम पुट करके देखते हैं 750 के कितने पर आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर हम जब x के जगह पर 25 अगर पुट करते हैं अगर, तो 25 + 5 इंटू यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 30 इंटू 25 आ रहा है, जो कि 75 के इक्वल हो जाएंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पर हमारा 25 आना चाहिए, यानी जो हमारा ब्रेथ यानी चौड़ाई है वो हमारा 25 है, लेंथ हमारा जो है x + 5 है। तो यहाँ पर 25 + 5 यानी 30 मीटर्स इसकी लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 मीटर्स होल की इसकी लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर, तो हाउ मेनी ब्रिक्स each measuring 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 6 सेंटीमीटर will be needed to build a wall 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.5 मीटर्स। यहाँ पर बोला गया है कि कितने ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी बनाने में, एक बिल्ड करने में वाल को, जब वाल के लिए डायमेंशन दिया गया है और प्रत्येक ईंट की यह डायमेंशन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, तो सारे को 6 मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे। 8 मीटर को हम 800, 6 मीटर को 600 सेंटीमीटर, 22.5 मीटर को हम 2250 सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे। सारे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एक यूनिट हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है। फिर इसको हम प्रत्येक जो हमारा ब्रिक्स का डायमीटर दिया गया है 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस केस में अगर बात करें हम, जब सारे डायमेंशन को जब आप कट करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 6400 यानी 6400 इस प्रकार के ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगा, जो कि वाल के लिए एक रिक्वायरमेंट दिया गया है बनाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 इंटू 30। तो यहाँ पर 3.3 के स्थान पर आप यहाँ पर 1 प्लेस के लिए 10 करते हैं। फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद डबल प्लेस तक है तो यहाँ पर हम 100 कर देंगे। फिर पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक है तो यहाँ पर हम 3 लिख कर नीचे 1000 लिख देंगे और यहाँ पर ऑलरेडी 30 दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें 10 से 10 आप कट जाएगी। यहाँ पर आपका 5/3 दिया गया है। तो 5/3 के अगर बात करें मल्टीप्लाई की तो आपका निकल कर आएगा 243, जिसको अगर बात करें तो यहाँ पर आपको भाग देना पड़ेगा 5 शून्य के बराबर से। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप डाल देंगे 243 पहले आप लिख दे, 5 प्लेस तक जाना है तो 1 0 और प्लेस कर दे, यानी यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 प्लेस तक जाना चाहिए, यानी 0.00243 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पॉइंट के बाद 5 प्लेस तक इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए ग्रोसर हैज अ सेल ऑफ RS 6435, RS 6927, RS 6855, RS 7230 and RS 6562 for 5 consecutive months. How much sale must he have in 6 months so that he gets the average sales? यहाँ पर 5 का दिया गया है मेजरमेंट्स, जो कि 5 मंथ्स में लगातार कमाता है। छठे मंथ में कितना कमाए, जाकि वह 6 मंथ्स में ऑल और एवरेज जो 6500 आना चाहिए इसका निकल कर टोटल मूल्य इसकी। यहाँ पर सारे को हम ऐड कर देंगे। तो सारे को ऐड करने पर
इस सारों को ऐड करेंगे आप तो आपका निकल कर आएगा 34,009। और यहाँ पर आपको एवरेज चाहिए 6 मंथ के लिए 6,500 चाहिए। तो यहाँ पर 6,500 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 39,000। तो यहाँ पर 39,000 निकल कर आ गया। तो 39,000 यहाँ पर पुट कर दें तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 4,991, जो कि छठे मंथ में रिक्वायरमेंट होगी। जो कि सेलर होगा उसको रिक्वायरमेंट होगा ताकि वह छठे मंथ में जो एवरेज होगा वह 6500 रुपये इक्वल कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनुअम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर्स। मीन्स यहाँ पर कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट होगा प्रति वर्ष ताकि कोई मनी डबल हो सके 8 वर्ष के अंतराल पर। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर अगर देखें कि कोई मूलधन हमारा 100 रुपये है वो कन्वर्ट होकर 200 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो बढ़ोतरी हुई है वो केवल और केवल 100 रुपये की हुई है। तो यहाँ पर 100 हम डाल देंगे। यहाँ पर हमारा P होता है, यहाँ पर हमारा R निकालना है। टाइम पीरियड हमारा 8 ईयर्स दिया गया और यह 100 हो जाएगा। 100 से ऑलरेडी 100 हो गया। यहाँ पर R का मान जो निकल कर आएगा वह 12.5% निकल कर आना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर आपका B इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कोई भी मनी 12.5% के दर पर 8 वर्ष तक लगाते हैं तो वह डबल हो जाएंगे उस केस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 967452। यानी जो नंबर दिए गए हैं उसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें अगर तो 967452 कोई डिजिट्स दिया गया, नंबर दिया गया है। तो हमारा प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो प्लेस वैल्यू 7 का अगर बात करें तो 7, उसके बाद 3 डिजिट्स दिया गया है। तो 3 डिजिट्स यहाँ पर सीधे सीधे पुट कर देंगे हम, यानी 7000 यहाँ पर हो जाएगा 7 का प्लेस वैल्यू। वहीं 7 का फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 7 का 7 ही रह जाएगा। यहाँ पर हमसे डिफरेंस पूछा गया तो जब हम घटाएंगे इसको तो 6993 निकल कर आएगा, जो दोनों का यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 7 के डिफरेंस के रूप में निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा C सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न जो दिए गए हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x² माइनस 5x प्लस 8 फॉर x बराबर 2। यानी x का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया गया है। तो ये इक्वेशन के रूप में पुट करने पर हमारा कितना वैल्यू निकल कर आएगा। तो x² के जब हम 2² माइनस 5 × 2 प्लस 8 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 4 माइनस 10 प्लस 8। यहाँ पर 8 4 12 माइनस 10 कर देंगे तो यहाँ पर आपका 2 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका D में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस के तौर पर पूछे गए हैं। इसमें से पहला प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द POH पीरियोडिसिटी ऑफ ICF कोच। यानी ICF कोच का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कितने अंतराल पर होता है। तो ICF कोच की अगर बात करें POH तो वह 18 मंथ के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज द हेड ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन अ जोन। यानी जोन के अंतर्गत मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है। तो वह होता है PCME यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, जो कि वर्कशॉप्स और जो ओपन लाइन वगैरह होते हैं डिविजनल लेवल पर सारे के हेड होते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के तौर पर, और लोको सेट वगैरह का भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो B इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी SWR का यहाँ पर हेडक्वार्टर पूछा गया है। SWR की अगर बात करें हेडक्वार्टर्स की, तो SWR की हेडक्वार्टर जो है वह हुबली के अंतर्गत है, यानी कर्नाटक के जो अंतर्गत जो हुबली है वह इसका हेडक्वार्टर के तौर पर लिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द डिवाइस प्रोवाइडेड इन LHB कोचेज फॉर फेलियर इंडिकेशन ऑफ एयर स्प्रिंग, यानी LHB कोच के अंतर्गत कौन से डिवाइस प्रोवाइड किए गए हैं जो कि एयर स्प्रिंग के फेलियर होने पर इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर बात करें जब भी LHB कोच के अंतर्गत एयर स्प्रिंग फेलियर होते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फीबा डिवाइस का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत फीबा इंडिकेटर लगे होते हैं, वो अपना ग्रीन या रेड कलर में आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके मदद से हम एयर स्प्रिंग को लीकेज कर रहा है या नहीं कर रहा इसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर फीबा का फुल फॉर्म हो जाएगा फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस हो जाएगा, जो कि एयर स्प्रिंग के फेलियर होने पर इंडिकेट करता है और पूरी गाड़ी में ब्रेक लगा देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन LHB कोच, यानी LHB कोच के अंतर्गत मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना होना चाहिए। तो वो अगर बात करें LHB कोच के अंतर्गत तो वह होता है 3 ± 0.1 kg/cm²। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कंडमिंग डायमीटर ऑफ व्हील्स ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज के कंडमिंग डायमीटर कितना होता है। तो किसी किसी डिवीज़न में 845 ले लेता है, कहीं पर 855। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 845, तो आप 845 के साथ जा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। वही जो नए डायमेंशन होता है न्यू कंडीशन में वह 915 mm होता है इसकी नए व्हील डाया LHB कोच की। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द WSP सिस्टम, यानी WSP सिस्टम यहाँ पर होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी जो हमारा व्हील को स्लाइड होने से बचाता है वो हमारा WSP सिस्टम होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत हमारा फोनिक व्हील, स्पीड सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर, डंप वाल्व, प्रेशर स्विच वगैरह लगे होते हैं, जिसके मदद से हमारा व्हील को स्लाइड होने से बचाते हैं WSP। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है स्टडी लीव इज एडमिसिबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विसेज, यानी जो स्टडी लीव प्रोवाइड करवाए जाते हैं ऑफिसर्स हो या कर्मचारी हो ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक का, तो कितने वर्ष के अंतराल की सर्विस देने के बाद उसको एलिजिबल होते हैं। तो मिनिमम जो 5 ईयर्स के लिए रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 5 ईयर्स की सर्विस के बाद उसको स्टडी लीव प्रोवाइड करवाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फॉर ग्रुप ए एम्प्लॉयज हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास इशूड इन अ ईयर, यानी ग्रुप ए एम्प्लॉयज जो होते हैं ऑफिसर्स होते हैं उसको प्रत्येक वर्ष कितने पास इशू किए जाते हैं, यानी प्रिविलेज पास सुविधा पास कितने इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको प्रत्येक वर्ष जो पास इशू किए जाते हैं वह 6 सेट पास फुल सेट पास इशू किए जाते हैं। और ग्रुप सी और डी के लिए अगर बात करें तो 1 सेट पास जो कि 5 ईयर्स तक दिया जाता है और आफ्टर 5 ईयर्स यह बढ़कर 3 सेट पास हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑफिसर ग्रुप ए के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 6 सेट फुल सेट प्रिविलेज पास पर ईयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ HRMS, यानी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा ऐप है उसके अंतर्गत कौन सा फीचर्स नहीं उपलब्ध है। तो HRMS की अगर बात करें तो HRMS के अंतर्गत
आप ऑनलाइन पास इशू कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस रिकॉर्ड देख सकते हैं, ट्रांसफ़र प्रोसेस भी देख सकते हैं। लेकिन जो ई प्रोक्यूरमेंट जो होता है यह नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ई प्रोक्यूरमेंट के लिए जो ऐप होता है वह स्टोर के लिए है और IREPS होता है, यानी इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम होता है, जिसके मदद से टेंडर वगैरह का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं वह है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यहाँ पर अगर बात करें अगर तो पहला पूछा गया है प्रश्न जो है ट्यूबरक्लोसिस जो कि लंग से रिलेटेड है, तो कैटराक्ट्स वो किससे रिलेटेड होगा। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है तपेदिक जो कि फेफड़ा से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर बात करें कैटरैक्ट जो कि मोतियाबिंद होता है वह आई से यानी आँख से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर एक सीक्वेंस के रूप में अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर एक में हमारा क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, वहाँ पर पूछा गया कौन सा जो 4 ऑप्शंस में से आएंगे। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ए के बाद B+1 किया गया है, फिर +2 किया गया है। तो यहाँ पर +3 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा आपका जी आप देख पा रहे होंगे 2 ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर 2 आप कट कर दें पहले ही, तो जी वाला 2 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि DEFGH यानी +2 के फॉर्म में आपका जा रहा है। तो IJ हो जाएगा आपका। तो जे वाले देखेंगे आपकी 2 ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर आप कंक्लूड नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर हम बीच वाले टर्म से चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि Y के बाद जब आप -3 करेंगे अगर Y को तो आपका V निकल कर आएगा। V में से जब आप -4 करेंगे तो आपका R आएगा। तो फिर यहाँ पर आप -5 कर ले तब आपका M निकल कर आएगा। यहाँ पर GMJ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट प्रश्न है एज वेल इज रिलेटेड टू साउंड द सेम वे लैम्प इज रिलेटेड टू व्हाट। यानी जिस प्रकार अगर बात करें बेल जो है वह साउंड से रिलेटेड है, उसी प्रकार लैम्प किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर बात करें तो जो लैम्प रिलेटेड होगा वो लाइट से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अमॉन्ग ABCDE each having scored different marks in an examination, B scored more than C and E and less than A and D, C marks are not the lowest, who scored the lowest marks। यहाँ पर बोला गया है कि 5 कोई संख्या जो है जो स्टूडेंट्स है वह मार्क्स किए हैं, इसमें से जो B जो है वह यहाँ पर आप लिख ले ABCDE यानी जो 5 है स्टूडेंट्स है वो मार्क्स किए हैं। B है जिसने C और E से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। तो B हो जाएगा वह C और E से ज़्यादा स्कोर किए हैं, जबकि A और D से कम स्कोर किए हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि C का मार्क्स जो कि लोएस्ट सबसे कम नहीं है, तो C का मार्क्स लोएस्ट नहीं होगा, तो C E के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया है हु स्कोर द मार्क्स लोएस्ट मार्क्स, तो यहाँ पर C तो नहीं है, तो यहाँ पर आपका उत्तर जो निकल कर आएगा E आएगा, जो कि सबसे कम मार्क्स स्कोर किए हैं एग्जामिनेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। E कैंडिडेट जो होगा वह सबसे कम मार्क्स स्कोर किए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया रीड द इन्फॉर्मेशन एंड द आंसर्स क्वेश्चंस बिलो, यानी जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको अच्छे से पढ़े। यहाँ पर बोला गया A+B का जो है कि A इज़ द डॉटर ऑफ B, A इंटू B का मतलब दिया गया A इज़ द सन ऑफ B, और A-B का मतलब दिया गया A इज़ द वाइफ ऑफ B। तो इस प्रकार यहाँ पर सीक्वेंस के अनुसार अरेंज कर दिया गया है। तो बोला गया है कि ये रिलेशन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होंगे। तो P इंटू Q का मतलब यहाँ पर सबसे पहले देखिए तो A इंटू B का मतलब A इज़ द सन ऑफ B है, तो उसी प्रकार
P हो जाएगा सन ऑफ Q। तो P हो जाएगा सन ऑफ Q। तो यहाँ पर P प्लस कर दे ताकि वह प्लस के रूप में आइडेंटिफाई हो। यहाँ पर Q माइनस H दिया गया है, तो माइनस के लिए यहाँ पर हम देखेंगे A माइनस B का मतलब है A इज़ द वाइफ ऑफ B। तो उसी प्रकार यहाँ पर Q जो कि वाइफ होंगे S की, तो यहाँ पर S की वाइफ हो और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस में से कौन सा सही होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम अलग नोट कर लेंगे कि Q माइनस में है और हमारा S प्लस में है, P भी प्लस में, जो कि सन होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन से देखिए तो S इज़ द वाइफ ऑफ Q, S वाइफ ऑफ Q की, जो कि गलत है। S इज़ द फादर ऑफ P, S है जो कि फादर है P के, यह सही है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर B सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पर सब चार ऑप्शंस में सबसे भिन्न चुनना है कि कौन सा है। यहाँ पर अगर बात करें तो आर्क जो होता है वो हम सर्किल की जब बनाते हैं तो आर्क की रिक्वायरमेंट होता है, रेडियस का रिक्वायरमेंट होता है, डायमीटर का भी ज़रूरत होती है, लेकिन डायगोनल का हमारा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। डायगोनल हमारा जो हमारा रेक्टेंगुलर वगैरह होता है वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डायगोनल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो इन अ सर्टेन कोड गिव इज रिटन एज एक न्यूमेरिकल फॉर्म से डिनोट कर दिया गया है फेल को। तो इस प्रकार यहाँ पर हमसे लीफ का न्यूमेरिकल कोड पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एल का अगर बात करें तो एल के लिए जो यहाँ पर हमारा 9 से डिनोट किया गया है, तो 9 यहाँ पर नोट कर देंगे। ई के लिए यहाँ पर एच से डिनोट किया गया था, एच लिख देंगे। फिर ए के लिए हमारा यहाँ पर 2 से डिनोट किया गया था, 2 लिख देंगे हम यहाँ पर। फिर यहाँ पर एफ के लिए जो है डिनोट किया गया है वो हमारा परसेंट से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर हमारा एफ के लिए जो परसेंटेज आ जाएगा यानी 9H2% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 50 आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 बट नॉट डिविजिबल बाई 3। यहाँ पर 3 होना चाहिए, यानी कौन सा वो संख्या है जो 11 से 50 तक है वो 7 से तो डिवाइड हो रहा है परंतु जो 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो 11 से लेकर 50 तक अगर बात करें 7 से डिवाइड होने वाली टर्म्स की तो वह 14, 21, 28, 35, 42 और 49 आ जाएगा, जो कि 7 से डिवाइड होंगे। इसमें से 3 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, तो 3 से 21 डिवाइड हो जाएगा और 42 भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों को हटा देंगे हम। तो यहाँ पर आपका 14, 28, 35 और 49 निकल कर आएगा, यानी टोटल 4 संख्या निकल कर आएगा, जो कि 7 से डिवाइड तो होगा लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल 4 संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। जो सीरीज दिया गया उसमें सब अगला जो अंक कौन सा होगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 7 के बाद 8 कर दिया गया, फिर 8 के बाद 9, 9 के बाद आपका 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड ही द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज द सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। यानी यहाँ पर बोला गया कि सुरेश बोलता है एक फोटोग्राफ के ऊपर देखकर कि जो सन है उसकी ओनली सन ऑफ माई मदर है। तो इस प्रकार अगर बात करें रिलेशंस की हम यहाँ पर फोटोग्राफ से, तो फोटोग्राफ यहाँ पर है, यहाँ पर सन है, तो यहाँ पर जो सुरेश हो जाएगा
सुरेश यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि सुरेश की जो मदर है माता, उसके ओनली एक सन के वह लड़का है, सन है। तो इस प्रकार जो सुरेश से रिलेटेड होगा फोटोग्राफ से, वो एज अ फादर के तौर पर रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो पूछे गए टेक्निकल एप्टीट्यूड्स के रूप में पूछा गया है। इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है, विच एमोंग द फॉलोइंग कैन हियर द साउंड इन द फ्रीक्वेंसी रेंज विच ह्यूमन कैन नॉट हियर। निम्नलिखित में से जो ह्यूमन्स यानी मानव है वो कौन से फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं पाएगा, जो कि अन्य जो है एनिमल्स है वह सुन सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो जो ह्यूमन रेंज होता है सुनने के लिए वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी रेंज को ही ह्यूमन यानी मानव सुन सकता है। यानी 20 से कम वाले जो कि हमारा इंफ्रासोनिक जो साउंड होता है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की अल्ट्रासोनिक जो हमारा रेंज साउंड होता है, दोनों को हमारा जो मानव है वह सुन नहीं पाता है। तो इस केस में अगर बात करें तो इस साउंड को जो मानव सुन नहीं पाता वो हमारा बैट्स, डॉग्स या डॉल्फिन्स वगैरह सारे सुन लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, यानी फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे। तो फोर्स एंड वेलोसिटी के लिए तो फोर्स हमारा होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर बात करें अगर जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, अगर बात करें फोर्स इनटू वेलोसिटी का, चूँकि अगर बात करें ऑप्शन से अगर चले हम तो यहाँ पर अगर पावर ले ले अगर हम उत्तर में, तो पावर का जो फार्मूला होता है वो हमारा वर्क डन बाई टाइम होता है। तो P बराबर हमारा वर्क बाई टाइम हो जाएगा। वर्क हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी F इनटू एस होता है, बाई टाइम हो जाएगा। फोर्स हमारा होता है ma, डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा और S बाई टी हो जाएगा हमारा। इस प्रकार बात करें डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जो होता है वो हमारा वेलोसिटी होता है, और m मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है हमारा फोर्स होता है। तो इस प्रकार फोर्स इनटू वेलोसिटी के जब मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा पावर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा पावर के केस में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, विथ द इंक्रीज इन प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सबस्टांसेज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जब भी प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सबस्टांस का क्या असर पड़ेगा। तो जब भी हम किसी भी सबस्टांस के रूप में अगर बात करें, प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी इंक्रीज साथ साथ करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक की तीव्रता होता है उसको मेजरमेंट के लिए कौन से स्केल का प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिक्टर स्केल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, लेंस यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप इज, यानी जो साधारण माइक्रोस्कोप होते हैं उसके अंतर्गत कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, द डेंसिटी ऑफ अ सबस्टांस इज 13.6 एंड इट्स वॉल्यूम इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द इट्स मासेज। यहाँ पर बात करें अगर तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मास इनटू वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी हमारा 13.6 पहले से दिया गया है, यहाँ पर वॉल्यूम हमारा दिया है 20, यहाँ पर मास निकालना है। यहाँ पर 10 से आप पॉइंट हटा दें, यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा 272 एंड 272 जो आपका ग्राम होगा वो इसका मास निकल कर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, क्लिनिकल थर्मामीटर्स कंटेन डैश विच प्रिवेंट मरकरी टू गो बैक व्हेन इट इज टेकन आउट ऑफ द पेशेंट्स माउथ। यानी जो क्लिनिकल जो थर्मामीटर्स होते हैं उसमें क्या होता है जो उस मरकरी को प्रिवेंट करता है लौटने पर जब पेशेंट के माउथ से थर्मामीटर को निकाला जाता है। तो इसके अंतर्गत जो होता है वह प्रिवेंट कर वो किंक होता है। किंक जो मरकरी को उसके टेम्परेचर से बैक होने से रोकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किंक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ, यानी जो लिक्विड का प्रेशर का अमाउंट होता है वो इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ, यानी गहराई के साथ कोई भी जो द्रव होता है उसका प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आप समुद्र के अंतर्गत आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे, जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे प्रेशर बढ़ते हुए जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका यूनिट होता है वह वोल्टेज होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ चीजल, यानी चीजल यानी छेनी का उद्देश्य क्या होता है। तो चिपिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजरिंग इनसाइड आउटसाइड एंड डेप्थ ऑफ अ वर्कपीस। निम्नलिखित में से जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है वर्कपीस के इनसाइड आउटसाइड और गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा वर्नियर कैलिपर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसकी मदद से किसी भी वर्कपीस के इनसाइड आउटसाइड या गहराई को मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द राइट एंगल। मिस निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं हम कोई भी वर्कपीस को राइट एंगल्स यानी समकोण के चेक करने के लिए। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर इस तरह से होता है, यहाँ पर हम 90 डिग्री के एंगल को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच कैन बी मेजर्ड बाय फीलर गेज, यानी फीलर गेज की सहायता से हम क्या मेजर कर सकते हैं। तो फीलर गेज की मदद से हम गैप बिटवीन जो मैटिंग पार्ट्स होता है उसके गैप को हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो फीलर गेज का अलग अलग डायमेंशन की प्लेट्स होते हैं जिसके मदद से हम गैप को मेजर कर सकते हैं कोई भी मैटिंग पार्ट्स के। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, द पर्पस ऑफ चोक्स इन ट्यूबलाइट्स। ट्यूबलाइट्स में जो चोक लगे होते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। तो जो चोक लगे होते हैं ट्यूबलाइट्स के अंतर्गत वो जो करंट होता है उसको आसानी से बढ़ने नहीं देता है उसको, यानी यहाँ पर अगर बात करें तो इंक्रीज करता है वोल्टेज को मोमेंटली, और चोक एज अ इंडक्टर के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू इंक्रीज द वोल्टेज मोमेंटली इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके लिए चोक का प्रयोग ट्यूबलाइट के अंतर्गत किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डज द टर्म पीएलसी स्टैंड्स फॉर, यानी पीएलसी का मतलब क्या होगा। पीएलसी होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है विच कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक एंड कैन स्टोर अ चार्ज। मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि टू प्लेट्स कंसिस्ट होते हैं, डाइलेक्ट्रिक के द्वारा सेपरेट होते हैं और कहाँ पर ये स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कैपेसिटर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है व्हाट डू बी कॉल अ कलेक्शन ऑफ टू मोर कंप्यूटर्स that are located within a limited distance of each other and that are connected to each other directly or indirectly। यहाँ पर बोला गया है उसको हम क्या कहेंगे जब एक कलेक्शंस टू और उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब हम लोकेट करते हैं लिमिटेड डिस्टेंस पर, जब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर लिमिटेड डिस्टेंस पर तौर पर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को जब हम कनेक्ट करते हैं उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क के रूप से जानते हैं। जब वो भाज्य डिस्टेंस के तौर पर होगा तो उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क के तौर पर जानेंगे, लेकिन लिमिटेड के केस में यह लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वोल्टेज इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज ईएमएफ, ईएमएफ स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर बोला गया है कि वोल्टेज को कभी कभी ईएमएफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईएमएफ का यहाँ पर मतलब क्या होना चाहिए, तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द डीजल इंजन्स आर ऑल्सो नोन एज। डीजल इंजन को और किस रूप से नाम से हम जानते हैं, डीजल इंजन को हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर चार्जिंग द इंजन इज, यानी सुपर चार्जिंग इंजन्स का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर बात करें सुपर चार्जिंग इंजन की, तो यहाँ पर द रिड्यूस मास ऑफ द इंजन्स पर ब्रेक पावर। यहाँ पर जो अगर बात करें सेकेंड की तो टू रिड्यूस स्पेस ऑक्युपाइड बाय द इंजन है, जो इस इंजन के द्वारा स्पेस होता है उसको रिड्यूस करना होता है। और थर्ड है टू इंक्रीज द पावर्स आउटपुट ऑफ इंजन व्हेन ग्रेटर पावर इज रिक्वायर्ड। जब भी अधिक पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर आउटपुट भी इंक्रीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इन मोशन इज नोन एज, यानी जब भी कोई बॉडी मोशन में हो उस दौरान जब फ्रिक्शन एक्सपीरियंस किया जाए तो उसको कौन से फ्रिक्शन के रूप में हम जानेंगे। तो उस प्रकार की अगर फ्रिक्शन की अगर बात करें तो वो डायनामिक फ्रिक्शन के रूप में जानेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा डायनामिक फ्रिक्शन। जब वो कोई बॉडी मोशन के तौर पर हो और उस दौरान हमारा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस किए जाए तो वो डायनामिक फ्रिक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉकिंग इन अ रिवेटेड जॉइंट्स इज टू मेक द जॉइंट्स। यहाँ पर बोला गया है कि रिवेटेड जॉइंट्स में कॉकिंग का क्या उद्देश्य होता है ताकि जॉइंट्स को बनाया जा सके। जो भी कॉकिंग प्रयोग किया जाता है यानी संधि रोधन जिसको हम बोलते हैं वो लीक प्रूफ बनाने के लिए किया जाता है जॉइंट के तौर पर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो लीकेज प्रूफ के तौर पर यहाँ पर कॉकिंग का प्रयोग किया जाता है जॉइंट पर, रिवेटेड जॉइंट जो जहाँ पर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल डैश विथ द डिक्रीज इन परसेंटेज इलोगनेशंस ऑफ अ स्पेसिमेन अंडर टेंसाइल टेस्ट। एंड अंडर टेंसाइल टेस्ट के आधार पर अगर बात करें तो कोई मटेरियल का जो डक्टिलिटी होता है वो डैश के साथ डिक्रीज करता है परसेंटेज। यहाँ पर अगर बात करें जब भी टेंसाइल टेस्ट किया जाता है तो उस दौरान जो मटेरियल होता है तो उसकी डक्टिलिटी जो होता है वो इंक्रीज करता है
यानी लचीला पर जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर्स ऑफ द यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री इज कॉल्ड। यहाँ पर बोला गया है कि जो अमाउंट होगी हीट को वो रिक्वायर्ड होगा टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूनिट मास के गैसेस के आधार पर, तो वो 1 डिग्री, तो उसको हम क्या किस रूप में जानेंगे, तो उसको हम स्पेसिफिक हीट के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेसिफिक हीट इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं 1 किलोवाट इज इक्वल टू, यानी 1 किलोवाट कितने के इक्वल होते हैं, तो वो 1000 न्यूटन पर सेकंड के इक्वल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम इज कॉल्ड। यहाँ पर बोला गया क्लियरेंस वॉल्यूम का स्वेप्ट वॉल्यूम से रेशियो क्या कहलाएगा, तो वह कहलाता है क्लियरेंस रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी क्लियरेंस रेशियो जो इक्वल होंगे क्लियरेंस वॉल्यूम के टू द रेशियो ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करती है, तो यहाँ पर हो जाएगी TIG वेल्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द इलेक्ट्रोड यूजेज इन स्पॉट वेल्डिंग हैव अ टिप ऑफ, यानी जो स्पॉट वेल्डिंग के अंतर्गत जो इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं उसके टिप बने होते हैं किस चीज़ का, जो उसका टिप होता है वह कॉपर का बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ऑफ अ फ्लैट शीट टू द डिजायर्ड शेप इज कॉल्ड। यहाँ पर बोला गया है कि फ्लैट शीट के शीट को कटिंग ऑपरेशंस जब करते हैं अपने इच्छानुसार शेप में बदलने के लिए, तो उसको हम किस रूप से जानते हैं, तो उसको हम ब्लैंकिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी। निम्नलिखित में से कौन से मटेरियल में सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी यानी लचीलापन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइल्ड स्टील इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, यानी जो पित्तल होता है वो कौन से मिश्रण का होता है बना होता है, तो वो कॉपर और जिंक का बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डाई पेंट्रेंट मेथड इज जनरली यूज टू डिटेक्ट, यानी डाई पेंट्रेंट जो मेथड होता है वो जनरली यूज किया जाता है, वह सरफेस डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोरिंग टूल। निम्नलिखित में से कौन सा बोरिंग टूल नहीं है, तो बोरिंग टूल की अगर बात करें तो बोरिंग टूल के अंतर्गत जो प्रयोग किया जाता है वह रेचेट, ब्रश, अगर बिट और पॉइंटेड ऑल जो होता है, तीनों का प्रयोग बोरिंग टूल के तौर पर करते हैं, जबकि स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डिस्ट्रोशंस इन वेल्डिंग अकर्स ड्यू टू, यानी जो डिस्ट्रोशन होता है यानी विरूपण, यानी जब भी कोई हम शेप देते हैं वेल्डिंग के दौरान वो शेप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वो दोष क्या कहलाता है, तो वो होता है इम्प्रॉपर क्लैंपिंग, यानी अच्छे तौर पर हम क्लैंपिंग नहीं करते हैं वेल्डिंग की, तो उस दौरान हमारा जो शेप होता है वह या तो एंगुलर मूवमेंट ले लेता है या श्रिंकेज होता है या बकलिंग हो जाती है। तो यह कारण कॉज होता है हमारा इम्प्रॉपर क्लैंपिंग के कारण होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है आर्क लेंथ इन आर्क बिल्डिंग शुड बी इक्वल टू, यानी
आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत जो आर्क लेंथ होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो वो जो आर्क लेंथ होता है जो वो रड डायमीटर की इक्वल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेंट ऑफ फॉलो, यानी जो करेंट फॉलो होता है वायर के अंतर्गत या कहीं पर, तो वह किसके रिस्पॉन्सिबल के आधार पर होता है, तो वह इलेक्ट्रॉन्स के जो मूवमेंट होते हैं उसके दौरान पर हमारा करंट मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ, जो सिंबल दिया गया है वो ओपन स्विच का सिंबल दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि द फॉलोइंग सिंबल ऑफ, जो सिंबल दिया गया है वो किसका सिंबल है। तो बात करें हम तो यह हो जाएगा सेल का सिंबल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बैटरी के लिए अगर बात करें तो बैटरी का जो सिंबल होता है वह इस तरह से होता है, यहाँ पर प्लस चार्ज माइनस, यानी एक से ज़्यादा जो होता है हम तो उसको बैटरी के तौर पर रखते हैं और सिंगल जो होता है वो हमारा सेल हो जाएगा। वहीं अगर बात करें रेसिस्टर की तो रेसिस्टर का हम इस तरह से रखते हैं। वहीं जो हमारा यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट इज द, यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट यानी विद्युत प्रतिरोध का एसआई यूनिट पूछा गया है जो कि होता है ओम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सिंबल की अगर बात करें तो इस तरह से इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट मेल्ट्स इजली एंड ब्रेक्स द सर्किट व्हेन द करंट एक्सीड प्री डिटरमाइंड वैल्यू, एंड जब भी प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा अगर करंट फॉलो होता है सर्किट के अंतर्गत तो कौन सा पार्ट जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है वो सर्किट को ब्रेक करता है इजीली और गला देता है, तो वो हमारा फ्यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्री डिटरमाइंड जो वैल्यू होगा करंट की उससे ज़्यादा एक्सीड करता है तो उस दौरान वह सर्किट को गला देता है और ब्रेक करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन रिलेशन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर, जो ये सिंबल दिया गया है वो होगा सर्किट ब्रेकर का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वाई इज एन इंसुलेटर इंस्टॉल्ड, क्यों इस इंसुलेटर को इंस्टॉल किया जाता है। इंसुलेटर की अगर बात करें तो वह इंस्टॉल किया जाता है टू आइसोलेट वन पोर्शन ऑफ द सर्किट फ्रॉम अनदर, यानी एक सर्किट को दूसरे सर्किट से आइसोलेट करने के लिए आइसोलेटर्स को इंस्टॉल्ड किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल डैश द अर्थ सॉइल रेसिस्टेंस, यहाँ पर बोला गया है कि जो सॉइल होता है सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उपस्थित होता है वह अर्थ सॉइल के रेसिस्टेंट को क्या इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पर अगर बात करें जब भी मॉइस्चर इंक्रीज करता है हमारा सॉइल के अंतर्गत तो उसकी रेसिस्टिविटी जो होता है वो डिक्रीज होता है सॉइल्स की। तो यहाँ पर बात करें तो रेसिस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह उसको डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है अब मल्टीमीटर मेजर्स, मल्टीमीटर्स जो होता है उसकी मदद से हम वोल्टेज करंट और रेसिस्टेंट तीनों का मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एज द वोल्टेज अक्रॉस अ रेसिस्टर इज इंक्रीज्ड व्हाट हैपन टू द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, यहाँ पर बोला गया है कि जब भी वोल्टेज इंक्रीज करता है रेसिस्टर के अंतर्गत तो क्या असर पड़ेगा रेसिस्टर पर कि रेसिस्टेंस पर।
यहाँ पर अगर बात करें अगर, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी ओम के लॉ के अनुसार अगर देखें तो वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा करंट की होता है, यानी तो यहाँ पर हमारा आई हो जाएगा, आर हमारा रेसिस्टेंट हो जाता है। तो इस दौरान अगर बात करें तो वोल्टेज जो है रेसिस्टर का वो इंक्रीज होता है, ये हमारा अप होता है। तो रेसिस्टेंट ऑफ रेसिस्टर पर क्या असर पड़ेगा, यानी इस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि करंट को कांस्टेंट रखना है या कम करना है, ज़्यादा करना है। तो उस बेसिस पर हमारा इसको नहीं बोल सकते हैं कि क्या असर पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा कांट से। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर है बीच ऑफ द फॉलोइंग कोल इज द बेस्ट क्वालिटी कोल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। मेनली अगर बात करें तो 4 प्रकार के कोयले भी वर्तमान में यूज किए जाते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। एक होता है हमारा एंथ्रासाइट, सेकेंड होता है बिटुमिनस, थर्ड होता है लिग्नाइट और चौथा हमारा होता है पिट। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा बेस्ट क्वालिटी का होता है वो हमारा एंथ्रासाइट होता है, जिसमें हमारा कार्बन की अगर मात्रा की अगर बात करें तो 80 to 90% की अप्रॉक्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश इज यूज्ड टू ड्रॉ कर्व्स विच आर नॉट सर्कुलर। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है कर्व को ड्रॉ करने के लिए जो कि सर्कुलर नहीं होना चाहिए। तो सर्कुलर ना हो लेकिन कर्व को ड्रॉ करे तो वो हमारा फ्रेंच कर्व होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई दूरी तय की जाती है यूनिट टाइम में तो वो हमारा स्पीड कहलाता है, यानी स्पीड बराबर हमारा डिस्टेंस बाय टाइम यानी यूनिट टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वाइल सीज टू फॉलो व्हेन कूलेड इज नोन एज, ऐसा टेम्परेचर सबसे कम टेम्परेचर जिस पर हमारा वाइल फॉलो होने से सीज हो जाता है यानी रुक जाता है, तो वह टेम्परेचर हमारा क्या कहलाएगा, तो वो हमारा पुअर पॉइंट कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो राजभाषा से पहला प्रश्न है व्हेन हिंदी दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड, यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी वर्ल्ड हिंदी दिवस पूछा जाता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड जो हिंदी दिवस होता है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अंडमान निकोबार फॉल्स इन विच रीजन, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा एक्ट के अनुसार अंडमान निकोबार जो है वह रीजन ए के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीजन ए के अंतर्गत अंडमान निकोबार आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 20 शेड्यूल्स यहाँ पर पाठ होना चाहिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर बोला गया है कि कौन से अनुसूची के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के लेकर। तो यहाँ पर राजभाषा के लेकर जो प्रोविजन दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत वह भाग 17 में आइडेंटिफाई किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पास्ड, यानी राजभाषा नियम कब पास किया गया था, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत लाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, यानी प्रथम राजभाषा आयोग का चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे बीजी खेर यानी बाला साहब गंगाधर खेर थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन 7 जून 1955 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कितने मेंबर्स जो है पार्लियामेंट्री यानी संसदीय कमेटी के ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत कार्यरत है।
तो यहाँ पर बात करें पार्लियामेंट्री यानी संसदीय कमेटी के अंतर्गत टोटल जो मेंबर होते हैं वह 30 मेंबर्स होते हैं और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं, यानी केंद्रीय होम मंत्री होती है, गृह मंत्री। यहाँ पर जो टोटल मेंबर हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति, यानी कमेटी जो है सेंट्रल हिंदी कमेटी, उसके जो चेयरमैन होते हैं वह प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिंदी कोर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हिंदी कोर्स के तौर पर निर्धारित नहीं किए गए हैं। तो प्रयाग है, प्रबोध है, परवीन है, तीनों होते हैं। यहाँ पर प्रयास नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हिंदी के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है हिंदी कोर्स के तौर पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन विच लैंग्वेज एप्लीकेशन अपील रिप्रेजेंटेटिव मेड ऑफ साइंड इन हिंदी शुड बी रिप्लाइड टू। यहाँ पर बोला गया कौन से भाषा का प्रयोग किया जाएगा एप्लीकेशन में, अपील में या रिप्रेजेंटेटिव या साइन करने में। जब हिंदी में रिप्लाई किया गया हो तो केवल हिंदी में ही रिप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच सेक्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में आया था, डॉक्यूमेंट टू बी इशूड इन बाइलिंगुअल, यानी द्विभाषी जो भाषा में कोई भी डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए कौन से सेक्शन का प्रयोग किया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तौर पर। तो इसमें सेक्शन 33 का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, जो 14 डॉक्यूमेंट इसके अंतर्गत मेंशन किए गए हैं, जो कि बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जारी होना चाहिए और इसकी जिम्मेवारी साइनिंग अथॉरिटी ऑफिसर्स को दी गई है। और अगर बात करें सेक्शन 33 जब कब लागू हुआ था, तो यह 26 जनवरी 1965 से यह इफेक्ट में आया था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ आपके पास भी कोई ऐसा पेपर हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अपने साथी के साथ यह वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी यह वीडियो से फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।